Hello everyone, this is Vivek Paul and you are watching Sankalp Education Jamtara. So welcome back in our chemistry class. आज हम chemistry class में जो हम लोग some basic concept of chemistry first chapter of 11th पढ़ रहे थे उसमें जो है एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे. सो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं फिर आगे मूव करेंगे. लास्ट क्लास में हमने मोल कंसेप्ट सीखा था, पूरा मोल कंसेप्ट को क्लियर किया था, मॉलिकुलर मास समझा था, मॉलिकुलर फार्मूला समझा था, इंपेरिकल फार्मूला समझा था, है ना. दोनों में रिलेशन क्या होता है ये हमने समझा था. ठीक है, ये सब बातें हमने समझा था. ओके, ये सब बातों के बाद हाँ एक परसेंटेज मास भी समझा था, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बोल सकते हैं या मास परसेंटेज भी बोल सकते हैं की बात है, ये सब समझा था. आज हम एक इक्वेशन के थ्रू आपको यह समझाना चाहते हैं कि अगर आपके पास एक इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है तो उससे आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. क्लियर है कि नहीं? चलिए, सपोज एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है. इंफॉर्मेशन कन्वेयर्ड बाय अ केमिकल इक्वेशन, हेडिंग लगाइए, इंफॉर्मेशन कन्वेयर्ड बाय अ केमिकल इक्वेशन. मान लीजिए कि केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं. एंड द केमिकल इक्वेशन इज N2 प्लस H2 गिव्स NH2. N2 प्लस H2 गिव्स NH2. ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है. नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन करके अमोनिया गैस फॉर्म कर रहा है, NH3. ऑब्वियसली NH3, अमोनिया, NH2 लिखा गया था. अब सुनिएगा ध्यान से. बिफोर कलेक्टिंग एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन यू हैव टू बैलेंस इट. तो केमिकल बैलेंसिंग आपने क्लास 10 में सीखा था और ये एक नॉर्मल बैलेंसिंग वाला चीज है, बहुत बड़ा टफ नहीं है. आपको पता है कि रेडॉक्स रिएक्शन हम क्लास 11 में पढ़ेंगे, वहां रेडॉक्स रिएक्शन के जो इक्वेशंस होंगे उसको बैलेंस करना हम सीखेंगे. तो एक सिंपल सा बैलेंस करने वाला चीज है, आप बैलेंस कर सकते हैं. आप देखिए नाइट्रोजन यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ नाइट्रोजन तो 1 दिख रहा है, आपने यहाँ स्टोइकोमेट्री लगा दिया 2, आप कोफिशिएंट बोल सकते हैं. ओके, हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लगा दिया 3, तो 3 दूनी 6. बैलेंस हो चुका है इक्वेशन. अब आप इंफॉर्मेशन इससे निकाल के लिख सकते हैं. क्या क्या इंफॉर्मेशन इससे मिलेगा हम कह रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से. आप देख सकते हैं कि यहां पर इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है. 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है ऑफ N2, यही है ना. यहां पे क्या है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2. ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाया है, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया, कह सकते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3. बोलो, ये इंफॉर्मेशन तो एकदम साफ साफ है, कोई दिक्कत नहीं है. 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3. क्या आपको और कोई इंफॉर्मेशन इसमें दिख रहा है? यस, आपको बताएं, यहां तक आपको दिख रहा है. याद रखिएगा, जितने मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है वो उतना मोल है केमिकल इक्वेशन में. मतलब अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 आपका केमिकल इक्वेशन में लिखा हुआ है एंड दैट इज नथिंग बट 1 मोल, दैट इज 1 मोल N2. यहां कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो कितना लिखेंगे, 3 मोल ऑफ H2. यहां सीधा सीधा लिखिए 3 मोल H2. और वहां क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, मतलब क्या होगा, 2 मोल NH3 अमोनिया. अरे इसका मतलब ये हुआ कि जब 1 मोल नाइट्रोजन गैस 2 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो 2 मोल अमोनिया बनाता है. 1 मोल नाइट्रोजन गैस 3 मोल हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो 2 मोल अमोनिया गैस बनाता है. गॉट इट? ऐसे इंफॉर्मेशन निकालने सीखिए पहले, फिर न्यूमेरिकल बना पाइएगा, क्योंकि कुछ डाटा दे देगा और कुछ निकालने के लिए बोलेगा. तो पहले इंफॉर्मेशन निकालने सीखिए इससे. और क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इसका हेल्प लेकर के बता सकते हैं. मोलर मास, यस और नो. आपको पता है 1 मोल में जो प्रेजेंट मास होता है उसको क्या बोलते हैं, मोलर मास.
तो आप देखिए ध्यान से, यहां पे 1 मोल में नाइट्रोजन का कितना मोलर मास है, आपको दिख रहा है 1 मोल है, और 1 नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन है, मतलब कितना हो जाएगा 28 ग्राम नाइट्रोजन। यस और नो बोलिएगा जरा, 28 ग्राम नाइट्रोजन, इतना लिखेंगे आप। आगे बढ़े हम, यहां दिख रहा 3 मोल, तो 3 पहले लिख दिए, इनटू 1 मोल में कितना मास होता है, तो देख लीजिए हाइड्रोजन, अरे हाइड्रोजन का कितना होता है 1 ग्राम, लेकिन 2 हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा 2 ग्राम हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है, मतलब यहां से ये समझ में आ रहा है सर 28 ग्राम दैट इज 28 ग्राम नाइट्रोजन, जब 2 ग्राम नाइट्रोजन के साथ, 2 ग्राम नाइट्रोजन नहीं, मल्टीप्लाई करना होगा इसको, कितना है 6 ग्राम नाइट्रोजन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो देखिएगा 2 मोल दिया है ना, तो 2 इंटू NH3 का कितना होता है, नाइट्रोजन का हो गया आपका 14 और हाइड्रोजन का हो गया 3, कितना हो गया 17 हो गया, तो 2 इंटू 17 ग्राम अमोनिया बनाएगा, 34 ग्राम, दैट इज क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। हम कह रहे हैं 28 ग्राम नाइट्रोजन जब 6 ग्राम का हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा 34 ग्राम अमोनिया बनाएगा। क्लियर है, इंफॉर्मेशन क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, देखिए गैस है तीनों, गैस है तीनों, तो आप ये मोलर मास लिखे हैं, यस और नो, मोलर वॉल्यूम का साथ भी रिलेशन बना सकते हैं कि नहीं। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम, 22.4 लीटर एट एसटीपी, पता है ना, कोई भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी, एसटीपी कंडीशन पर। क्लियर है ना, तो मान लेते हैं कि एसटीपी कंडीशन पे ये रिएक्शन हुआ है, उस समय इसका वॉल्यूम कितना है, तो 1 मोल के बराबर कितना होता है सर, 1 मोल का बात कर रहे हैं तो 1 इंटू 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस, ध्यान से रखिएगा, एट एसटीपी, एनटीपी लिख देगा तो 22.7 लिखेंगे आप। इसमें क्या लिखेंगे ना, 3 इंटू 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। इंफॉर्मेशन निकालने सीखिए, इससे न्यूमेरिकल बनेगा अच्छा खासा। इसमें क्या हो जाएगा सर, 2 इंटू 22.4 लीटर अमोनिया गैस एट एसटीपी। क्लियर है कि नहीं, तो इतने सारे इंफॉर्मेशंस आप एक केमिकल रिएक्शन से निकाल सकते हैं। पहले तो आपको क्या देखना चाहिए कि कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किए हैं और कितना मॉलिक्यूल बन रहा है। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट किए हैं उतने मोल्स मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं, और जो भी मॉलिक्यूल बना है उतने मोल्स मॉलिक्यूल बना है, ऐसे समझेंगे आप। फिर मोल को मोलर मास के साथ रिलेट कर दीजिएगा या मोलर वॉल्यूम के साथ रिलेट कर दीजिएगा इफ द डाटा गिवन इज इन गैस। अगर गैसीय स्टेट में है तभी आप ये बात लिख सकते हैं, अदरवाइज ये लाइन नहीं लिखेंगे, ये तो लिख ही सकते हैं कभी भी, मोलर मास कभी भी लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात, आई होप आप लोग जो है इंफॉर्मेशन यहां से केमिकल रिएक्शन से निकाल पाइएगा। इसे आप स्टोइकोमेट्री के नाम से पढ़ते हैं, इसे आप क्या कह सकते हैं, स्टोइकियोमेट्री। क्लियर है कि नहीं, किसी केमिकल रिएक्शन को ये इंफॉर्मेशन लिखने से पहले बैलेंस करना जरूरी है, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री तो आप क्या कहेंगे, व्हेन we collect information from a balanced chemical equation is called stoichiometry। क्लियर है कि नहीं है, बहुत आसान चीज है, मैंने बता दिया, किसी को लिखना तो आराम से लिख सकते हैं। डन, समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ये बेसिकली क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट है, बट 11th में कुछ कॉन्सेप्ट्स इसके आने चाहिए, तो उन कॉन्सेप्ट्स को हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मोल से रिलेट करके इनसे न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। हम इसके बाद न्यूमेरिकल का भी वीडियोस लाएंगे, सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलिएगा, आपका सारा न्यूमेरिकल बनेगा। क्लियर है कि नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, इसको समझने से पहले आप पहले ये बात समझिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज सॉल्यूशन सर, जब एक से ज्यादा कंपाउंड्स को आपस में मिला दिया जाता है, यस और नो, व्हेन मोर देन वन कंपाउंड इज मिक्स्ड टुगेदर इट फॉर्म्स सॉल्यूशन। दैट मे बी होमोजीनियस, दैट मे बी हेट्रोजीनियस, लेकिन जनरली सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, इसके लिए इस वीडियो को छोड़िए, पहले लेक्चर 1 देखिए।
पहले लेक्चर 1 देखना चाहिए, वहां पे हमने होमोजीनियस मिक्सचर डिटेल में बताया है। सॉल्यूशन एक्चुअली क्या होता है ना, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब पूरा पूरी जो है घुल जाए, यूनिफॉर्मली सभी जगह घुला हुआ रहे, इसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेकर के आगे बढ़ेंगे ताकि समझ सके हम। लेट कि आपने एक गिलास पानी लिया, 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, अब उसमें जो है शुगर ऐड किया, तो क्या बन गया? शरबत बन गया, सिरप। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। यहां पे 2 चीजों को मिलाया, और सॉल्यूशन में 2 चीजें होती है, जरूरी नहीं उससे ज्यादा भी चीजें हो सकती है। मेनली आपको 2 चीजों को लेकर के पढ़ना है 11th में। क्लियर है कि नहीं? आप कहेंगे चीनी में पानी घोलें कि पानी में चीनी घोलें? किसमें क्या घोले हो तुम बताओ, क्योंकि तुम पर डिपेंड करता है। हम पूछ रहे हैं, बोले सर गजब सा बात है, हम तो हमेशा पानी में चीनी घोलते हैं, आप बोल रहे हैं चीनी में पानी घोले। मान लो तुमने ना 1 बाल्टी चीनी ले लिया है, ठीक है, और 1 गिलास पानी ले लिया है, तो अभी तुमने क्या किया जानते हो? चीनी में पानी घोला है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? हम कहना चाह रहे हैं कि अमाउंट में कौन ज्यादा है ये बताइए, कि पानी ज्यादा है कि चीनी ज्यादा है? तो आप अभी कहिए, नॉर्मल कंडीशन कहिए कि सर पानी हमने ज्यादा लिया है। क्लियर है कि नहीं है? जिस चीज को आप अमाउंट में ज्यादा लीजिएगा उसको आप कहेंगे सॉल्यूट, सॉरी सॉल्वेंट। क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। और जिस चीज को अमाउंट में आप कम लेंगे उसको क्या कह देंगे? सॉल्यूट। चलिए ठीक है सर, तो आपने क्या किया? सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाया, इन दोनों को मिलाने से क्या बन गया सर? सॉल्यूशन। ठीक है सर, सुनिएगा ध्यान से। अब हम एक सिंबल दे रहे हैं, आगे आगे के काम के लिए यूज होगा। सॉल्वेंट को हम हमेशा ए लिखा करेंगे, सॉल्यूट को हम हमेशा बी लिखा करेंगे। ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट क्या है? मोर इन अमाउंट, जो भी अमाउंट में ज्यादा होगा, याद रखेंगे, जो अमाउंट में ज्यादा होगा, याद रहेगा, मोर इन अमाउंट, इसको हम क्या कह देंगे? सॉल्वेंट। और जो कम मात्रा में होगा, दैट इज लेस इन अमाउंट, इसको हम क्या कह देंगे भाई? सॉल्यूट कह देंगे। और ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर है कि नहीं है? आपको पता होना चाहिए, ये जो आप सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे पानी में आपने शुगर मिलाया तो जो सॉल्यूशन बना वो किस तरह का सॉल्यूशन बना? लिक्विड सॉल्यूशन। यस और नो? अरे लिक्विड ही बनता है ना, सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है। यस और नो? नहीं जानते हैं सर, कोई बात नहीं, क्लास 12 में पढ़िएगा। क्या बोल रहे हैं? सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है। एलॉय इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। एलॉय, 2 मेटल्स को घोल कर मेल्ट करके मिक्स कर दिया, वो भी तो एक सॉल्यूशन है, वो सॉलिड स्टेट में बन गया। ठीक है, तो डिटेल जो है हम क्लास 12 में लेंगे, अभी इतना आपका काम का चीज है। अभी समझ में आ गया सॉल्यूशन के बारे में? ठीक है सर, हम जानते थे पहले से। ओके, आगे बढ़े क्या हम? आगे बढ़े। अब समझते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है। क्या बोल रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सुनिएगा ध्यान से, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि आपने कितना सॉल्यूट कितना सॉल्वेंट में मिलाया है, या कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है कितना सॉल्यूशन में। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का कॉन्सेंट्रेशन आप निकालना चाहते हैं। सीधा सीधी कहें कि आप कह सकते हैं सर नंबर ऑफ सॉल्यूट के बारे में बात हो रहा है। यस और नो? किसके बारे में बात हो रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऐसे बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, माने सॉल्यूट कितना है। सर किसमें? सॉल्वेंट में भी पूछा जा सकता है, सॉल्यूशन में भी पूछा जा सकता है। क्लियर है कि नहीं है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब आप इस तरह से कह सकते हैं सर डेंसिटी जैसा फीलिंग हो रहा है। यस और नो? अगर किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब उसका सॉल्यूट ज्यादा है। अगर सॉल्यूट ज्यादा है मतलब वो गाढ़ा ज्यादा है। यस और नो? आपने 2 तरह का एसिड पढ़ा था, याद कीजिएगा, क्लास 10th में। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एक पढ़ा था डाइल्यूट एसिड।
यस और नो? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता था, हमने आपको समझाया था, इसका पावर ज्यादा होता है, इस तरह से समझाया गया। मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में सिर्फ वो एसिड ही होता था, लेकिन डाइल्यूट एसिड में कुछ मात्रा में पानी मिला दिया जाता था। मतलब क्या हो जाता था, वो थोड़ा गाढ़ापन उसका कम हो जाता था। तो गाढ़ा इसको फील करने के लिए हम आपको समझा रहे हैं कि फील कीजिए कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, ये तो डिटेल में क्लास 12 में बहुत अच्छा से पढ़ेंगे हम। क्लियर है कि नहीं? अभी फील करना है आपको व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, कि सॉल्यूट का क्वांटिटी आपसे पूछ रहा है, सॉल्यूट का अमाउंट। किसमें पूछ सकता है, सॉल्वेंट में कितना है, या पूछ सकता है सॉल्यूशन में कितना है। वो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स दिए गए हैं। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया कॉन्सेंट्रेशन के बारे में? अब हम आगे बढ़ेंगे इस फीलिंग को लेते हुए, तब जाके आपको समझ में आएगा। कॉन्सेंट्रेशन निकालने के कई तरीके हैं। क्लियर है कि नहीं है? कोई एक तरीका से कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकलता। आपका मान लीजिए मन ही मन इच्छा है कि आप चाहते हैं कि कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट में, ये निकालना है, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म अलग हो जाएगा। कोई बोलेगा नहीं कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्यूशन में, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा? इसी प्रकार और भी चीजें हैं, हम साथ साथ में चलेंगे अभी समझाते हुए एक एक टर्म्स को। ये दोनों बातें क्लियर हो चुकी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। तो अब हम एक एक करके सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पढ़ते हैं जो 11th के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए पहला हमने लिया है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? ये एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन नापने का एक तरीका है। क्लियर है कि नहीं है? किस तरह से, देखिए बोल रहा है इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि आपने लिया है सॉल्यूट और आपने लिया है सॉल्वेंट। ओके, दोनों मिलकर के बन गया सॉल्यूशन। अभी हमने कंसेप्ट में समझा दिया पहले ही। आपने सॉल्वेंट को क्या लिया था, सिंबल ए, और सॉल्यूट को क्या लिया था, बी। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, जरूरी है। क्लियर है कि नहीं है? आप चाहते हैं मोल फ्रैक्शन निकालना, क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन। तो आपसे हम सवाल पूछेंगे कि किसका निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है कि सॉल्वेंट का निकालना है? किसी भी एक कंपोनेंट का निकाल सकता है। लिख रहा है इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, चाहे वो कोई भी कंपोनेंट हो सकते हैं। किसका निकालना है? चलिए पहले हम क्या करते हैं ना, सॉल्यूट का निकाल लेते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो हम यहां लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, एक्स लिख रहे हैं। असल में ये एक्स नहीं है, किताबों में लिख दे रहा है 11th में, 12th में जाके इसको पढ़ेंगे, साई बोलते हैं इसको, सिंबल है, ठीक है ना? इसलिए देखिए ऐसे लिखा गया मेरा, एक्स इसे लिखे थे ना, लेकिन ये एक्स नहीं है, क्या है, साई है। आगे बात करते हैं। तो हम कह रहे हैं आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सॉल्यूट को हमने क्या माना, बी, इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है सर, सॉल्यूट में जितना मोल्स है प्लस सॉल्वेंट में जितना मोल्स है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। सॉरी, क्लियर है कि नहीं? एक एग्जांपल से देखें। एग्जांपल अभी जस्ट हमने जो काम किया था, आप मान लीजिए कि आपके पास नाइट्रोजन गैस है, आपके पास हाइड्रोजन गैस है, दोनों को आपने मिक्स कर दिया और क्या बना लिया, NH3। क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्या कह रहे हैं? ठीक, अब बताइए कि आपने यहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या लिए, आप पर है, बोलिए यस और नो। सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, ये आप पर है। जिसको ज्यादा आपने लिया वो सॉल्यूट है, जिसको कम आपने लिया वो सॉल्वेंट है। हमको नहीं पता, मान लीजिए आपको निकालना क्या है जानते हैं? आपको मान लीजिए आपको निकालने दे दिया, आप बताइए नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन बताइए। तब आप क्या कीजिएगा जानते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। बस इतना कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो देखिए इस रिएक्शन को बैलेंस करके देखिए कितना होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 2 हमने लिख दिया, यहाँ हमने 3 लिख दिया, 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 6। अब देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा इसका मोल फ्रैक्शन, आप बता सकते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन इज, पहले क्या है 1 है तो 1 हो गया, डिवाइड बाय, समझ में आ रहा बच्चा लोग, क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन, फिर 1 लिखा, प्लस क्या हो जाएगा बोलो, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना है 3, कितना आ गया आंसर 1/4। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इज 1/4। क्लियर है कि नहीं? चलिए इसको रहने देते हैं, फिर इस पर काम करेंगे हम, फिर इस पर काम करेंगे। अभी ध्यान दीजिए, आपने अभी क्या लिखा ला, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यहां पे
लेकिन आपका मन अब ये हो रहा है नहीं सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल के बताइए। चलिए निकालते हैं। जब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालिएगा तो अब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ऊपर लिखिएगा और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ही लिखिएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब डेफिनेशन को पढ़िए ध्यान से। क्या कह रहा है? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब समझ में आया? टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन नीचे होगा और ऊपर क्या लिखेंगे हम? जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। फाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? क्लियर है? यहां पे आपको मन हो गया कि चलिए ना सर यहां आपने नाइट्रोजन का निकाला था, यहां हाइड्रोजन का निकाल के बताइए। तो क्या हो जाएगा ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। चलिए बैठाइए। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इज हाउ मच? 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3/4। आप कह सकते हैं ना हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन क्या है? 3/4। और एक मस्त बात कहे तो देखिएगा, हैशटैग मस्त बात याद रखिएगा। इस मस्त बात को जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो आप 1 पाएंगे। कैसे पाएंगे? इन दोनों को जोड़े तो देखिए 1/4 प्लस 3/4 इज 1। यहां पे ध्यान दीजिए, इधर भी कर सकते हैं आप। इधर समझ में आ गया है? ये बातें मिटाए हम। इधर ये एग्जांपल समझ में आ गया है? करके देखते हैं क्या सही में 1 आ रहा है। यहां से तो आपको समझ में आ रहा है 1/4 और 3/4 क्या आना है? 1 आना है। चलिए, लेकिन यहां से क्या सच में आ रहा है? देखिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब इसको और इसको भी ऐड कर रहे हैं, तो देखिए ना नीचे क्या है? Na प्लस NB। नीचे क्या है? Na प्लस NB। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा लोग? XA प्लस XB अगर हम कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे Na डिवाइड बाई Na प्लस NB है। चलो एक बार लिख रहे हैं। प्लस यहाँ पे क्या है? NB डिवाइड बाई Na प्लस NB है। अभी मैथमेटिक्स वाले बच्चों को तो दिख गया होगा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम कितना आएगा? Na प्लस NB। यहाँ पे क्या आ जाएगा? Na। यहाँ पे क्या आ जाएगा? NB। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो जरा। दोनों कट गया ना? कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। हमेशा 1 होगा। क्लियर है? सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन अगर आपसे कोई पूछ ले तो बोलेंगे कितना होता है? 1। सॉल्यूट का पूछे तो अलग होगा, सॉल्वेंट का पूछे तो अलग होगा, लेकिन सॉल्यूशन का पूरा मिला करके मोल फ्रैक्शन कितना होता है? हमेशा 1 होता है। क्लियर है? मान लीजिए सवाल में क्या दिया हुआ है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दिया हुआ है और आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पूछ रहा है, तो क्या कीजिएगा? 1 माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा सीधा। किसी एक का मोल फ्रैक्शन आपको चाहिए, दूसरा का मोल फ्रैक्शन आप 1 से माइनस करके निकाल सकते हैं। टेक्निक बताते हुए चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई सवाल हमने देखा किस तरह से पूछा जा रहा है। क्लियर है कि नहीं है? बोलिए ओके है। आगे बढ़े हम। तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। आगे हम नया कंसंट्रेशन टर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अब हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड वन इज मोलैरिटी। देखिएगा ध्यान से, मोलैरिटी लिखा हुआ है, कैपिटल M से सिंबलाइज करते हैं। एक और है स्मॉल m, है ना, जिसको हम मोलैलिटी कहेंगे आगे जाके, तो कंफ्यूज मत होइएगा ना, हम मोलैरिटी समझ रहे हैं। लिख रहा है इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अरे 1 लीटर का मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, ब्रैकेट में लिखा हुआ डेसीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा? ठीक है, इस चीज को समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है मोलैरिटी का मतलब? व्हाट इज मोलैरिटी? अगर फॉर्मूला के हिसाब से लिखे तो कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। माने डिवाइड करना किससे? वॉल्यूम से। लीटर किसका यूनिट है? वॉल्यूम। किसका? सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अरे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है? लीटर में। ध्यान रखिएगा, पर लीटर बोला गया है। क्लियर है कि नहीं? इसको सिंबल में इस तरह से लिख सकते हैं। मोलैरिटी को कैपिटल M लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपको याद होगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, हमने लिया था एक सॉल्वेंट, एक लिया था सॉल्यूट और बनाया था सॉल्यूशन। याद है कि नहीं है? हमने क्या बोला था? ए मतलब क्या लेते हैं हम? सॉल्वेंट, और बी मतलब सॉल्यूट। तो यहां पे बी का मतलब सॉल्यूट है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
क्लियर है कि नहीं? तो हम यहां लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बी लिख दिया हमने, समझ जाएंगे आप, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बी लिखिए खाली। अरे ए और बी लिखेंगे तो समझ जाइएगा किसका वॉल्यूम बोल रहा है, नहीं लिखेंगे तो समझिएगा किसका वॉल्यूम है। सॉल्यूशन अगर मन है तो लिखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहां ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हमेशा, लीटर, नहीं लिखेंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा कि किसमें लेना है। क्लियर है कि नहीं है? तो क्लास 11 में यहीं तक जो है आपका काम हो जाएगा, बट थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 12th वाला बात करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स के बारे में कहते हैं, क्या आपको नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पता है? व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? सर वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट पढ़ाया हमने, वेट बाय क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट गिवन बाय मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मान लीजिए एग्जांपल हम देके समझा रहे हैं, क्लास 11th में हैं आप लोग, ऑलरेडी बता चुके हैं, वो लेक्चर ऑलरेडी कवर हो चुका है, इसलिए सीक्वेंस वाइज देखिए तब समझ में आएगा। मान लीजिए आपको जो है 32 ग्राम O2 दिया गया है और आपसे पूछ लिया गया इसमें नंबर ऑफ मोल कितना है ऑक्सीजन का, बताओ जरा। तो क्या करेंगे आप, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, कितना वेट दिया हुआ है 32 ग्राम, और O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन है, कितना हो जाएगा 32, इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना आएगा, एक, मतलब एक मोल है। 32 ग्राम ऑक्सीजन में सिर्फ एक मोल ऑक्सीजन होता है, क्लियर है कि नहीं? तो हम वही लिख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो किसका नंबर ऑफ मोल चाहिए, सॉल्यूट का, तो बी लिख दिया हमने। तो वेट फिर किसका लिखना होगा, सॉल्यूट का लिखना होगा। मॉलिक्यूलर वेट किसका लिखना होगा, सॉल्यूट का, सॉल्यूट का लिखना। अरे ओके है कि नहीं है, बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना? इस चीज को मिटाते हैं। अब ध्यान से देखिए, सुनिएगा ध्यान से, हम यहां से आपको थोड़ा सा एडवांस लेके चल रहे हैं और कुछ नहीं ना। मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब हमें पता है सेंस, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो हम यहां लिख रहे हैं वेट ऑफ बी डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। अरे ओके, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पहले से है, यस और नो, किसमें है, लीटर में है, लेकिन अब हम चाहते हैं इसको मिलीलीटर में लिखें। अगर आप मिलीलीटर में लिखना चाहते हैं तो क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अगर मान लीजिए सवाल में नंबर ऑफ मोल्स देकर के क्वेश्चन नहीं दिया है, आपको वेट देकर के क्वेश्चन दे दिया है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं देगा, वो आपको निकालना होगा। अरे मॉलिक्यूलर वेट किसी का भी निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट देके सवाल दिया है तो आप इससे बना लीजिएगा। देखिए एनबी रिप्लेस हो चुका है किससे, डब्ल्यूबी से, बस इससे सवाल बनाएंगे। आपको देखना है नंबर ऑफ मोल दिया है कि वेट दिया है, वेट एब्सोल्यूट दिया है, तो मोलैरिटी आप इससे भी निकाल सकते हैं, मोलैरिटी आप इससे भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? ओके सर, यहां तक सर समझ में आ गया, मोलैरिटी का मतलब समझ में आ गया। ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। आपसे पूछेगा कि यूनिट क्या होगा, इससे आप पूछ सकता है, क्या पूछेगा, इसका यूनिट क्या होगा। तो देखो ध्यान से, यूनिट क्या होना चाहिए, इसका यूनिट क्या होना चाहिए, यहां डेफिनेशन में ध्यान दे दो, लिख रहा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में क्या है, वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखते हैं, मोल लिखते हैं, MOL, और नीचे में वॉल्यूम है लीटर में, तो नीचे में है तो पर लीटर, अरे मोल पर लीटर हो गया यार, काम खत्म। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसको सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, M, बस कैपिटल M लिख दीजिएगा, समझ जाएगा, मोल पर लीटर ही लिखा है, क्योंकि कैपिटल M का मतलब होता है मोलैरिटी, और मोलैरिटी किसमें निकलता है, हमेशा मोल पर लीटर में ही निकलता है, मतलब एक ही बात है। क्लियर है कि नहीं है? ऐसे बोलता है 1 मोलार सोल्यूशन, 1 मोलार सोल्यूशन का मतलब क्या होता है जानते हो, 1 मोल पर लीटर सोल्यूशन। मोलार का मतलब ये है और मोल पर लीटर का मतलब, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। गॉट इट? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए हम आपको थोड़ा सा यहां पे हिंट करना चाहेंगे। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 2 मोलार सोल्यूशन, इसका क्या मतलब है, क्या आप इस चीज को डिकोड कर सकते हैं? हाउ विल यू डिकोड दिस लाइन, 2 मोलार सोल्यूशन पढ़ते हैं किस तरह से, मोलार पढ़ते हैं, किस तरह से डिकोड करेंगे, बोलिएगा। 2 मोलार सोल्यूशन को किस तरह से डिकोड करेंगे? 2 मोलार सोल्यूशन मतलब 2 मोल पर लीटर। 2 मोलार सोल्यूशन का मतलब क्या है, 2 मोल पर लीटर। तो क्या है 2 मोल, क्या है 2 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसका मतलब क्या है, 2 मोल पर लीटर का मतलब यहां से क्या निकाल पा रहे हैं कि 2 मोल सोल्यूट डिसॉल्व्ड है 1 लीटर सोल्यूशन में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? 2 मोल सोल्यूट is dissolved in
1 लीटर सॉल्यूशन। इसका मतलब समझ में आ रहा है? बस इस लाइन को लिख देगा खाली, आपको मतलब समझना होगा। इसका मतलब यह है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल सॉल्यूट घुले हुए हैं। क्लियर है कि नहीं? गॉट इट? समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा सा स्टेप आगे करें हम। ठीक, आगे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या कह रहे हैं आपसे कि अगर हम इसको डाइल्यूट करें, किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें, मतलब क्या है? क्या मिटाएं इसको? हम इसको मिटाते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। हमने एक सॉल्यूशन लिया, ये है हमारा सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों हैं। ओके, और हमने मान लिया कि इसका वॉल्यूम क्या है? V1 है। इसका मोलैरिटी क्या है? M1 है। अब हम क्या कर रहे हैं? इसमें पानी डाल रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने का मतलब क्या होता है? इसका कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं। पानी डाल रहे हैं यार, मतलब क्या हो रहा है? इसका जो गाढ़ापन है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे सॉल्यूशन का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, लेकिन सॉल्यूट जो कि वही है, सॉल्यूट तो बढ़ नहीं रहा। अगर सॉल्यूट बढ़ नहीं रहा है तो सॉल्यूट जितना है उतना ही है, बस लीटर के जगह, 1 लीटर के जगह कुछ और हो रहा है, ज्यादा बढ़ता जा रहा है। 2 लीटर हो गया मान लो, मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम बढ़ गया। अरे वॉल्यूम बढ़ गया, समझ में आ रहा कि नहीं? वॉल्यूम बढ़ने से मोलैरिटी घटेगा। अभी आपने इक्वेशन जो पढ़ा इस तरह से पढ़ा कि मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा कि नहीं? अगर वॉल्यूम आप बढ़ाएंगे सॉल्यूशन का तो मोलैरिटी क्या होगा? घटेगा। इस इक्वेशन से भी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? तो हम कह रहे हैं कि डाइल्यूशन कर रहे हैं, मतलब पानी डाल रहे हैं, तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, वॉल्यूम बढ़ने से मोलैरिटी घट जाएगा। तो हम कह रहे हैं ये जो आपने लिखा है ये क्या है ना? बिफोर डाइल्यूशन। बिफोर डाइल्यूशन। लेकिन जैसे ही आप डाइल्यूट कर दिए इसको, जैसे ही आपने इसको डाइल्यूट कर दिया, लेट कि इसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो चुका है, V2 हो चुका है, तो मोलैरिटी भी तो चेंज हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा? M2 हो चुका होगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको पता है वॉल्यूम को बढ़ाए हैं तो मोलैरिटी घट गया होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? बट आपको कह दे यहां पे दिस इंप्लाइज कि पहले मोलैरिटी और वॉल्यूम का जो भी मल्टीप्लीकेशन था, अब भी जो है मोलैरिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। MV इज ऑलवेज कांस्टेंट। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि हमने बोला कि वॉल्यूम जैसे ही बढ़ाए तो मोलैरिटी भी घट गया, मतलब ये दोनों एक दूसरे को हमेशा एडजस्ट करते रहेगा। जितना यहां था M इंटू भी, यहां भी उतना ही होगा M इंटू भी। दैट इज M1V1 इक्वल टू M2V2 इक्वल टू M3V3 इक्वल टू, चलता जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? मोलैरिटी और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मोलैरिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? ये आपका बिफोर डाइल्यूशन है और ये क्या है आपका? आफ्टर डाइल्यूशन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये बिफोर डाइल्यूशन वाला कहानी है M1V1 और ये आफ्टर डाइल्यूशन वाला कहानी है M2V2। ये दोनों हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ में आ गया है कि नहीं आ गया? ओके। और कुछ MCQ में सवाल आते हैं, अगर बोर्ड लेवल में देखा जाए तो MCQ में सवाल देखा जाता है किस तरह का। देखिए हम आपको बताते हैं। आपसे पूछ रहे हैं क्या मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? क्या मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? यस और नो? क्या मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है? यस, अभी बोला ना आपका, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगा। तो क्या टेम्परेचर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है? ये सोच लीजिए, बस काम हो जाएगा। क्या आपको नहीं पता है ये चीज कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं, फैल जाते हैं। यस और नो? यस और नो? भाई साहब, वॉल्यूम डिपेंड करता है किससे? टेम्परेचर से। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वॉल्यूम बढ़ जाने से मोलैरिटी घट जाएगा। तो अल्टीमेटली ये डिपेंड करता है, आप कह सकते हैं डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
मतलब जहां भी आप वॉल्यूम टर्म देखेंगे आप समझ जाइएगा वॉल्यूम देख के कि वो टेम्परेचर से डिपेंड करता है। अगर वॉल्यूम नहीं दिखेगा तो टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता। तो आप कहेंगे मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्लियर है कि नहीं है? ये पॉइंट याद रहेगा, मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर आपसे पूछे कि कैसे करता है तो आप कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से मोलैरिटी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं, मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये सारी बातें आपने 11th के प्रोस्पेक्टिव से बता दिया, थोड़ा बहुत एडवांस जो भी बातें था, ये सब बातें एडवांस है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। लेकिन आप सोच रहे होंगे यही खत्म हो गया क्या मोलैरिटी? बिल्कुल नहीं, आप 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में मोलैरिटी का सिनेरियो आपको पता चलेगा क्या है। क्लियर है कि नहीं? यहां तो मैं बेसिक बता रहा हूं। मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो सवाल इससे टॉपिक को जोड़ करके कुछ पूछा जाता है वो सब जैसे कि आपको बन जाए 11th में, इसलिए बता रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? 11th के सारे सवाल बन जाएंगे, प्रॉमिस है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? एक बात और, एक डाटा याद रखिएगा, एक डाटा इंपॉर्टेंट डाटा दे रहे हैं न्यूमेरिकल के लिए काम का है। क्या बोल रहा है? मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। अगर आपके पास क्या है ना, प्योर वाटर है, प्योर वाटर का जो मोलैरिटी होता है वो क्या होता है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है आपके। तो मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.56 याद रखिएगा, डाटा को न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे। 55.56 यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। ध्यान रहेगा। क्लियर है कि नहीं? हम न्यूमेरिकल में यूज कर लेंगे तो याद हो जाएगा फिर। क्लियर है कि नहीं है? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम। सेकंड नंबर मोलैरिटी कंप्लीट हो चुका है, अब हम मोलैरिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम मोलैलिटी को समझते हैं। थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारा मोलैलिटी, स्मॉल m से रिप्रेजेंट होता है। ये क्या कहता है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जैसे कि था, डिजॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, डिजॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब आपने क्या लिया था, फिर से मैं बता रहा हूं, ए आपका क्या है, सॉल्वेंट, बी आपका क्या है, सॉल्यूट। ये फिक्स मत कर लीजिएगा लाइफ में, आप जो मानना है मानिए। हमने ये माना है ताकि ये सिंबल हमें याद रहे, और कुछ नहीं। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इतना सब कुछ सोच कर करेंगे ना, फॉर्मूला डायरेक्ट याद है, डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहां पे मोलैलिटी को कह रहा है, व्हाट इज मोलैलिटी, तो स्मॉल m को कह दे रहे हैं मोलैलिटी। कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ऊपर क्या होगा, अरे भाई क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइड में क्या होगा, बोल रहा पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। केजी क्या है, मास है या वेट है, कोई दिक्कत नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स नहीं। मास बोलो वेट बोलो फर्क नहीं पड़ता है, वेट ही लिख देते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन कितना, किसमें निकालना है, केजी में। तो ग्राम में नहीं निकाल सकता, निकाल सकते हैं, बताएंगे, ठीक है कि नहीं। चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या लिख सकते हैं सिंबल के फॉर्म पे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब बी है तो हमने बी लिख दिया, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को ए लिखते हैं तो डब्ल्यू ए लिख दिए। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, यस और नो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे, ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ना कि सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी नहीं है। बट समझ में आ गया। तो यहां ध्यान रखिएगा, ये हमने यहाँ पे क्या लिया है, केजी पर लिया है। आगे बात करें हम, ये आपका बात यहाँ पे क्लास 11th के लिए आई थिंक एनफ हो जाता है। लेकिन आगे बात करते हैं, हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज व्हाट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अभी थोड़ा देर पहले समझे, मोलैरिटी जब हम पढ़ रहे थे तो इस जगह अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं व्हाट इज मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह ये लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे, WB बाई MB, और पहले से यहां पे क्या है, WA है, लेकिन किसमें है,
केजी में है, लेकिन अगर ग्राम में दिया हुआ हो तो क्या करना होगा, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम आ जाएगा आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे क्लियर है कि नहीं है? फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर पाएंगे ना, ए बी इसीलिए डिक्लेयर करके रखे हैं, ऐसे याद कीजिएगा। मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, WB बाई MB इंटू WA। समझे कि नहीं समझे? इसलिए हमने डिक्लेयर करके रखा। आपका मन, आप कुछ और भी याद कर सकते हैं, लेकिन जो मेन बात है उसको ध्यान रखना है आपको। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो, इससे सवाल बन जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे हम ये सवाल पूछेंगे कि मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? क्या टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट पे डिपेंड करता है? नहीं, यहां तो वेट ही वेट है, कहां वॉल्यूम दिख रहा है? देयर इज नो वॉल्यूम, देयर इज नो प्रेशर। प्रेशर और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बट यहां वॉल्यूम और प्रेशर का कोई टर्म है ही नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं, मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा इस बात पर, मोलैलिटी जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। क्लियर है कि नहीं है? एक बात बताइएगा, यहां पे अगर हम डाइल्यूशन करेंगे, मतलब पानी मिलाएंगे, तो क्या होगा ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा। इससे इसको क्या कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं भाई, सॉल्यूट कितना सॉल्वेंट में घुला हुआ है ये कह रहा है। इसका सिग्निफिकेंस चेक करें। चलिए सिग्निफिकेंस चेक करें, पहले इसका यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज इट्स यूनिट? इसका यूनिट क्या होना चाहिए आप बताइएगा। ऊपर दिख रहा है आपको क्या, मोल दिख रहा है, अरे तो मोल लिख दी। नीचे क्या दिख रहा है, केजी दिख रहा है, तो मोल पर केजी होता है इसका यूनिट। क्लियर है कि नहीं? और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल m भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं मोलैलिटी या मोलाल सॉल्यूशन। मोलाल सॉल्यूशन, जैसे कि इसका सिग्निफिकेंस देखिए, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 2 मोलाल सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है? कैपिटल M लिख देते हैं तो उसका मतलब क्या है, अभी जस्ट समझे हम? यस सर, स्मॉल m लिख दिए, इसका मतलब समझना है आपको। इसका मतलब 2 मोलाल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसको 2 मोलाल सॉल्यूशन बोलते हैं, उसको 2 मोलार था, ये 2 मोलाल है। इसका मतलब है 2 मोल पर केजी, 2 मोल पर केजी। लेकिन किसका मोल, किसका केजी? तो आपको पता होना चाहिए किसका मोल। 2 मोल सॉल्यूट is dissolved in 1 kg of solvent। ध्यान रखिएगा, यहां पे जो भी कंपैरिजन हो रहा है, किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट के साथ। इसके पहले हमने मोलारिटी पढ़ा, वहां किसके साथ कंपैरिजन हो रहा था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ कंपैरिजन हो रहा था। और यहां पे कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट के साथ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? इसका सिग्निफिकेंस आपको समझ में आना चाहिए कि 2 मोल पर केजी होता है। किसका 2 मोल, ना सॉल्यूट का 2 मोल, किसमें घोला, ना पर केजी ऑफ सॉल्वेंट पे। क्लियर है कि नहीं? सॉल्यूशन से इसको कोई मतलब नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? बोलिएगा, क्लियर है कि नहीं है? ठीक, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, पहले ही हमने बात कर लिया। तो अब आगे बढ़ेंगे। अब एक छोटा सा टॉपिक बच रहा कंसंट्रेशन टर्म पे, उसको भी क्लियर कर लेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। तो इसको भी समझ लेते हैं। ये आपका नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है, दैट इज ppm। आपने सुना होगा, पार्ट्स पर मिलियन। क्या कहता है, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इट इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन ऑफ सॉल्यूशन बाय मास। मतलब आप कहते हैं कि पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू क्या होता है ना, बात हो रहा है मास का, किसका, किसके मास का, ना सॉल्यूट के मास का कंपैरिजन हो रहा किसके मास के साथ, सॉल्यूशन के मास के साथ। क्लियर है कि नहीं है? तो हम यहां लिख सकते हैं पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन ध्यान रखिएगा बाय मास। ऐसा नहीं पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बोले हैं आप मोल्स लिख दिए, मोल्स नहीं लिखना है आपको। क्या लिखना है, सॉल्यूट का मास लिखना है। क्लियर है कि नहीं है? और डिवाइड करना किससे, कंपैरिजन जिससे हो रहा, तो किससे कंपैरिजन हो रहा, सॉल्यूशन से। तो हम यहां लिखेंगे पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ये भी किसमें होना चाहिए, बाय मास। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डाल दिए आप यहां पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां मिलियन का जिक्र है, बोल रहा है इट इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन। पर मिलियन मतलब 1 मिलियन में, और 1 मिलियन का मतलब क्या होता है,
10 लाख माने 1 के बाद 6 टाइम्स 0, 5 टाइम्स 0 मतलब 1 लाख हो जाता है, 6 टाइम्स 0, तो इसको हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर 6। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब आप क्या निकालने जा रहे हैं यहां पे ना, सॉल्यूट का कितना पार्ट है सॉल्यूशन में पर मिलियन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और आपको मैं बता दूं कि ये जो पार्ट्स पर मिलियन यूनिट है कॉन्सेंट्रेशन का, एक बहुत छोटा यूनिट है। आप सुने होंगे कि दिल्ली का पॉल्यूशन इतना पीपीएम हो गया। ये जो पीपीएम है ये क्या है, पार्ट्स पर मिलियन है। मतलब एयर एक सॉल्यूशन है, आपको पता है एयर क्या है, एक सॉल्यूशन है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना है अगर आपसे ये बोल दिया जाए तो आप किस में निकालेंगे, पीपीएम में निकालेंगे, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन का बात हो रहा है। ऐसा दे दे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना हो, तब तो मोलारिटी निकालेंगे आप। 1 केजी सॉल्यूट में कितना सॉल्वेंट मिला हुआ है तो आप क्या करेंगे, फिर आप मोलालिटी निकालेंगे। लेकिन अगर आपको एक बहुत बड़ा जगह दिखा दिया जाए कि ये आपका एयर स्पेस है, हवा है, और इसमें जो है सल्फर डाइऑक्साइड का बताइए कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो किसमें निकालेंगे आप, पीपीएम में। एक छोटा यूनिट होता है पीपीएम, ध्यान रखिएगा। क्लियर है कि नहीं? जनरली पॉल्यूशन वगैरह डिटेक्ट करने के लिए, सॉरी पॉल्यूशन को शो करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कौन सा यूनिट का, पीपीएम का। एक छोटा यूनिट है आपका। क्लियर है कि नहीं? बस इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, क्वेश्चन जब करेंगे अगर सामने आएगा तो हम देखेंगे उस चीज को। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया आपका। अब आपका बचता है एक मास परसेंटेज, इसी में हम लिपटाते हैं, ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर में हम लिखेंगे दैट इज मास परसेंटेज। कई जगह इसको वेट परसेंटेज भी लिखा हुआ रहता है, तो टेंशन नहीं लेना है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मास और वेट सेम है। आपका मन में कंफ्यूजन होगा, इसके पहले हमने एक पढ़ा था परसेंटेज कॉम्पोजिशन, वो अलग चीज है, और ये मास परसेंटेज अलग चीज है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन अलग चीज था। क्या होता था, किसी कंपाउंड में कितना परसेंट कोई एलिमेंट है वो निकालते थे उसमें हम, लेकिन यहां ये चीज नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मास परसेंटेज? इट इज द मास ऑफ द सॉल्यूट, मैं लिखता हूं, इट इज द मास ऑफ द सॉल्यूट, इट इज द मास ऑफ द सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान से, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास परसेंट इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, शॉर्टकट में इस तरह से लिखते हैं, मास परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ध्यान रखिएगा किस में निकालना है, ग्राम में, डिवाइड बाय आपको क्या करना है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन लिखना है, मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में। और यहां चूंकि 100 ग्राम के लिए बात हो रहा है तो इंटू क्या कर दीजिएगा, 100, याद रखिएगा। क्लियर है कि नहीं? मतलब आप परसेंटेज में निकाल रहे हैं। ऊपर में क्या है, मास, नीचे भी क्या है, मास। इसको शॉर्टकट में इसीलिए लिखा जाता है परसेंटेज मास बाय मास, और कई जगह तो इसको ऐसे लिखता है परसेंटेज वेट बाय वेट। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऊपर में क्या है, मास, नीचे भी मास, या फिर कह सकते हैं वेट, नीचे भी क्या है, वेट, वेट बाय वेट परसेंटेज। आप जब घर में आपका जैसे खांसी हो गया, सर्दी हो गया, तो आप सिरप खरीद के लाते हैं, कफ सिरप, उस पे जाकर के देखिएगा लिखा हुआ रहता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या रहता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वहां पे ऊपर में मास होता है, नीचे वॉल्यूम होता है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऊपर में मास होता है, नीचे वॉल्यूम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम वॉल्यूम भी हो सकता है, ऊपर भी वॉल्यूम, नीचे भी वॉल्यूम। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? तो यहां पे फिलहाल हमने क्या बोला है, मास परसेंटेज। तो ऊपर भी मास है, नीचे भी मास है। ऊपर किसका मास, सॉल्यूट का मास, नीचे क्या है, सॉल्यूशन का मास। इनटू क्या कर देना है आपको, 100 कर देना है, क्योंकि आंसर किस में आना है, परसेंटेज में। ऊपर भी ग्राम है, नीचे भी ग्राम है, कट जाएगा, इनटू 100 है, मतलब जो भी आंसर आएगा किस में आएगा, परसेंटेज में आंसर आएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये जो मास परसेंटेज आपने देखा उसी चीज को हम मास बाय वॉल्यूम में देख लेते हैं और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी देख लेते हैं। 11th में उतना ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं है, 12th में आप डिटेल में इस चीज को पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा है देख लेते हैं, ध्यान। तो अब देख लेते हैं हम मास परसेंटेज की जगह अगर ये लिखा रहे मास वॉल्यूम परसेंटेज,
इसको इस तरह से सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कई जगह क्या लिखा जा सकता है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, सेम चीज है, क्लियर है कि नहीं। इसको कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसका मतलब हम समझते हैं, ये परसेंट को आगे भी लिखा हुआ रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है कि नहीं। अगर परसेंट मास बाय वॉल्यूम लिखा हुआ तो भी एक ही बात है, ओके, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। क्या कहता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा ना, ऊपर क्या लिखना होगा आपको, मास ऑफ सॉल्यूट किस में लेना है, ग्राम में, और डिवाइड करना है मास, सॉरी नीचे क्या है, वॉल्यूम है, तो क्या हो जाएगा ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन किस में लेना है, ml में लेना है, और क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, किस वजह से, परसेंटेज के वजह से। उसी तरह से मास बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर है तो क्या करना होगा आपको ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किस में लेना है, ml में, और नीचे भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेना है आपको, किस में लेना है, ml में, इंटू 100 कर देना है, इससे काम बन जाएगा, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया है। आपको समझा ही दिए, मास बाय मास होगा तो ऊपर भी मास नीचे भी मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऊपर भी नीचे भी, ऊपर किसका लिख रहे हैं, सॉल्यूट का, नीचे किसका लिख रहे हैं, सॉल्यूशन का। चलिए एक चीज को आप डिकोड कर सकते हैं, जरा बताइएगा, अगर लिखा हुआ है 5% मास बाय मास, या फिर इस तरह से लिखते हैं 5% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या है। अगर ये समझ जाएंगे तो बाकी सब समझ जाएंगे। 5% वेट बाय वेट कहीं लिखा हुआ है, और आपका टॉनिक जो आप खरीद के लाते हैं सिरप, उसमें इसी तरह से लिखा हुआ रहता है, आप चेक कर लीजिएगा। 5% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 5 आपको दिख रहा है, 5 ऊपर में जो है सॉल्यूट है, 5 ग्राम सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका ये मतलब है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम आपका क्या है, सॉल्यूट है, क्लियर है कि नहीं है। अगर ये चीज को बदल दिया जाए, यहां पे वेट बाय वॉल्यूम लिख दिया जाए तो क्या होगा, बोलो जरा, वेट बाय वॉल्यूम लिख दिया जाए तो क्या होगा, ये वाला आ गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5 ग्राम सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन, यहां पे क्या हो जाएगा रे, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, काम खत्म। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। सिमिलरली अगर यहां पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा रहे तो क्या करेंगे आप, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5 ml, ऊपर भी वॉल्यूम है ना, 5 ml सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब समझ में आ गया तीनों का, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, गॉट इट, समझ में आ गया है। एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, उसको भी इसी वीडियो में कवर करेंगे, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। ध्यान दीजिए, अब हम लिमिटिंग रिएजेंट को समझ लेते हैं, ध्यान दीजिए। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, इट इज द रिएक्टेंट, मतलब ये रिएक्टेंट है, विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट और लिमिट्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। बहुत बढ़िया बात कहा है, सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए आपके पास एक रिएक्टेंट है दैट इज ए, जो कि रिएक्ट कर रहा है बी के साथ, और कोई प्रोडक्ट बना रहा है सी, एनी प्रोडक्ट। हमने बोला कि 10 मोल जो है ए का 20 मोल बी के साथ रिएक्ट करता है और 10 मोल सी बनाता है, कह सकते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। ये जो 10 मोल ए है 20 मोल के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, 10 मोल सी बनाता है, ये आपने बता दिया। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास बी अवेलेबल कितना है, 10 मोल ही है। मान लीजिए अब आपसे बोल दिया गया है कि ए और बी रिएक्ट करेगा और सी बनाएगा, ठीक है, लेकिन बी कितना अवेलेबल है, आपका 10 मोल अवेलेबल है। अगर बी 10 मोल अवेलेबल है तो ए कितना अवेलेबल होना चाहिए, आप देख रहे हैं ये जितना है इसका डबल है ये, तो इसका मतलब यहां जितना होगा इसका डबल होना चाहिए, इसका मतलब ये कितना होना चाहिए, 5 मोल होना चाहिए। ये 5 मोल इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, यहां पे 10 मोल बना रहा था, जब ये 10 मोल था तब ये 5 मोल बनाएगा, 5 मोल सी बनेगा। सर अभी तक समझ में नहीं आया, एकदम आसान भाषा में बोले कि जब कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट जो पहले खत्म हो जाता है, रिएक्शन करते 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 एक रिएक्टेंट मान लीजिए खत्म हो गया, जो पहले खत्म हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट।
और जो पहले खत्म हो जाता है, जैसे कि यहां पे पहले कौन खत्म हो जा रहा है, ए की बी, दोनों तो साथ में रिएक्ट कर रहा है। मान लीजिए 10 मोल ही ये अवेलेबल है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? और ये कितना अवेलेबल है, 10 मोल अवेलेबल था, ये 20 मोल 20 मोल था। अरे समझ में आ रहा है? चलो इस क्वेश्चन से समझते इस चीज को, ध्यान से समझिएगा। प्रोडक्ट क्या कितना बनेगा ये डिसाइड कौन करेगा, यहां लिख रहा है लिमिट्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। कौन? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है? जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है, वैसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन करते करते पहले ही खत्म हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। इस क्वेश्चन के हेल्प से हम जो है इस चीज को और समझते हैं। देखिए क्या लिख रहा है कि 10 मोल ऑफ Zn रिएक्ट्स विद 10 मोल ऑफ HCl। इन्होंने कहा है क्वेश्चन में क्या कि Zn रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? HCl के साथ। लिखा है क्वेश्चन में कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोजन गैस इससे इवॉल्व होगा। क्लास 10 में पढ़े ना, कोई मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। बाकी क्या बनेगा आपको दिख रहा है? ZnCl2 और साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। मैंने आपको बताया है कि इक्वेशन से जब भी आप इंफॉर्मेशन निकाले उससे पहले उसको बैलेंस कर लिया कीजिए। क्लियर है कि नहीं है? तो देखिए Zn एक है, Zn एक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन लेकिन वहां 2 है, यहाँ पे 2 कर दीजिए तो Cl भी 2 हो गया, Cl भी 2 है ऑलरेडी। बैलेंस्ड इक्वेशन है ये। अब बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। अब यहां पे सवाल पे दिया है कि 10 मोल आपके पास क्या है? Zn है। बाद की बात है, पहले इसका इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए। यहां दिख रहा है Z के आगे 1 है, मतलब 1 मोल है। ये 1 मोल Zn जो है रिएक्ट करता है कितना के साथ? ना 2 मोल HCl के साथ। और क्या बनाता है? हाइड्रोजन के बारे में बात हो रहा है तो सिर्फ इसी पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान मत दीजिए। कितना है? इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 मोल H2 बनाता है। क्लियर है कि नहीं? ये हमने इंफॉर्मेशन कहां से निकाला? स्टोइकियोमेट्री से। क्लियर है कि नहीं? रिएक्शन से, बैलेंस किया हुआ रिएक्शन से। तो 1 मोल Zn रिएक्ट करेगा 2 मोल HCl से और बनाएगा 1 मोल H2। क्लियर है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बट क्वेश्चन में दिया हुआ 10 मोल Zn है आपके पास। कितना मोल Zn है? 10 मोल जिंक है। अरे समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन दिया हुआ और क्या बोला है? 10 मोल HCl है। कितना है? 10 मोल HCl है। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। पूछ रहा आपसे कि कितना मोल H2 बनेगा, यही सवाल है। क्लियर है कि नहीं? तो आप देखिए ध्यान से, 1 मोल Zn रिएक्ट करता है 2 मोल से, मतलब डबल चाहिए। अगर यहां पे 10 मोल Zn है तो इसको यहां पे कितना होना चाहिए था? 20 मोल होना चाहिए था। तब कंप्लीट रिएक्शन होकर के यहां पे क्या बनता? यहां पे क्या बनता? 1 मोल है तो यहां पे एक आपका 10 मोल H2 बन जाता। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बट हियर वी हैव ओनली 10 मोल्स ऑफ HCl। इसका डबल होना चाहिए था, यहां पे चूंकि डबल है लेकिन है ही नहीं। मतलब क्या है कि इसका सिर्फ कितना यूज हो पाएगा? 5 मोल यूज हो पाएगा। क्यों 5 मोल यूज हो पाएगा? क्योंकि 5 मोल अगर आप Zn का लेते हैं तो इसका 10 मोल लेना पड़ेगा। 10 मोल ले सकते हैं जो कि आपके पास अवेलेबल है। यस और नो? ये 10 मोल HCl ही अवेलेबल है आपके पास। यस और नो? चलिए 10 मोल जब इसका यूज कर लिए 5 मोल के साथ तो क्या बना लेगा? क्या बनाएगा? 5 मोल बनाएगा। कितना बनाएगा? 5 मोल बनाएगा। 5 मोल H2 बनेगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैं क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं यहां पे। हाँ क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हाँ तो तब तो सॉल्व ही हो जा रहा है सीधा सीधी। अरे समझ में आ रहा कि नहीं बच्चा लोग? तो बताओ यहां पे रिएक्शन में पहले कौन खत्म हो जाएगा? मान लीजिए अगर 10 मोल अवेलेबल है आपके पास, यहां पे आपका 10 मोल अवेलेबल है आपके पास, तो कौन पहले रिएक्शन में खत्म हो जाएगा? HCl खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 10 मोल ही है और यहां पे कितना है? 10 मोल है। लेकिन इसका 5 मोल जो है इसका 10 मोल के साथ रिएक्ट कर जाएगा यार। बच जाएगा कौन? जिंक। जिंक कितना बच जाएगा? 10 मोल में से 5 मोल यूज हुआ है, 5 मोल बच जाएगा। जो बच जाएगा उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेस। क्या कहते हैं? एक्सेस। कितना मोल हुआ? एक्सेस 5 मोल हुआ। क्या हुआ? Zn हुआ। और लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? जो खत्म हो चुका है। कौन खत्म हो चुका है? सर HCl खत्म हो चुका है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया आपका? HCl। और ये डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, ना कि ये, क्योंकि ये तो बचा हुआ अभी भी। और HCl डाल दो और रिएक्ट कर जाएगा वो। सो कौन डिसाइड कर रहा है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा? HCl। दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। गेटिंग माय पॉइंट? जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। जो बच के रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेस। हिंदी में अधिक कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट?
समझ में आ रहा है? तो यहां पे आंसर कितना हो जाएगा, 5 मोल H2 बनेगा। यहां पे ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए इस लेक्चर को हमें यहीं पे समाप्त करना है। आई थिंक बहुत बड़ा लेक्चर हो गया है और अब हम रेडी हैं न्यूमेरिकल के लिए। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री है क्लास 11th का, उसका न्यूमेरिकल अब हम नेक्स्ट क्लास से बनाना शुरू करेंगे, सो दैट कि आप अभी तक सारे वीडियोस को देख लें अगर नहीं देखे हैं तो, और प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज देखिएगा तो आपको कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा, सारा सवाल आपसे बनेगा। पहले मैं बेसिक लेवल का क्वेश्चंस बनवाऊंगा, उसके बाद जेईई मेंस और उसके बाद जेईई एडवांस के सवाल भी बनवाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं उन वीडियोस में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।